Okay, so next question, differential equation of Q for LCR series AC circuit. Okay, inductor, capacitor and resistor. Inductor of inductance L, capacitor of capacitance C, and resistor of resistance R are connected in series with AC source. AC voltage applied is Vm sin omega t. Suppose at time t, potential difference between inductor is L, capacitor is Vc and resistor is Vr. Okay, so V is VL plus Vc plus Vr. For any instant, for any instant t, VL, Vc, Vr are certain values. So here you can consider for particular instant of time you can consider VL, Vc, Vr as a DC values. ओके, तो AC सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस का एडिशन, thus total potential difference applied is potential difference across inductor plus capacitor plus resistor. ठीक है, now your V is Vm sin omega t, VL is L di by dt, potential difference across capacitor is Q by C and resistor is IR. ओम्स लॉ है बराबर. मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ Q चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस करंट I is dq by dt. So di by dt, rate of change of current, d by dt, I is dq by dt. So it is d square q by dt square. Thus we get Vm sin omega t L d square q by dt square plus q by c, I is dq by dt. ओके, तो मैं पूरे L से डिवाइड कर देता हूँ, उसे रीअरेंज करता हूँ. d square q by dt square प्लस r by L dq by dt plus q by cl is Vm by L sin omega t. ये जो मिला ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है. इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब इसे आप लिसन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन के साथ कंपेयर करो, तो वो क्या था, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम डी वाई बाई डी टी, वाई या एक्स भी ले सकते हो, के बाई एम वाई इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी. और इससे अब आप कंपेयर कर सकते हो कि मैकेनिकल क्वांटिटी कौन सी इलेक्ट्रिक क्वांटिटी के साथ बराबर इक्विवेलेंट है बराबर. तो सपोज यहाँ पर मैं मैकेनिकल क्वांटिटी लेता हूँ और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक क्वांटिटी ले रहा हूँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला है, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये चार्ज बराबर. तो जो डिस्प्लेसमेंट है y, उसकी करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज q. सिमिलरली लिसन,
यहाँ पर dy बाई डी टी वेलोसिटी होगी और dq बाई डी टी करंट। तो वेलोसिटी जो है उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिर यहाँ पर जहाँ पर L है वहाँ यहाँ पर मास है। ओके, तो मैकेनिकल क्वांटिटी मास को इक्विवेलेंट है सेल्फ इंडक्टेंस L। ठीक है, रेजिस्टर बराबर ये क्या है B। तो डैम्पिंग कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग फोर्स कांस्टेंट K। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सॉरी, डैम्पिंग कांस्टेंट्स के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक क्वांटिटी तो रेजिस्टेंस R, है ना। अब यहाँ पर K जो है उसके करस्पॉन्डिंग 1/C। तो फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उस 1/C। एंड 6 मैकेनिकल क्वांटिटी पीरियोडिक फोर्स। तो उसके इक्विवेलेंट कौन है, ये पीरियोडिक फोर्स है, उसके इक्विवेलेंट कौन है AC वोल्टेज। तो इसे आप पॉज करके ध्यान से पढ़ लो। नाउ ऑब्टेन फॉर्मूला ऑफ AC करंट इन LCR सीरीज AC सर्किट बाय फेजर मेथड। हमें पता है अप्लाइड वोल्टेज इज Vm sin ओमेगा t, पर AC सर्किट में करस्पॉन्डिंग करंट क्या होगा। ठीक है, तो ये हम फेजर मेथड से हमें फाइंड करना है। तो सपोज द AC करंट इन LCR series AC circuit is Im sin ओमेगा t प्लस फाइव। ये हमने एज्यूम किया। हमें पता है करंट हार्मोनिक फंक्शन है तो उसे मैक्सिमम वैल्यू होगी बराबर, और वोल्टेज के साथ उसका कोई बराबर सर्टेन फेज डिफरेंस होगा। अगर सेम फेज में है तो फिर फेज डिफरेंस 0 मिलेगा। तो मैंने करंट को एज्यूम कर लिया I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t प्लस फाइव। अब मुझे फेजर ड्रॉ करना है। सपोज ये करंट का फेजर है, मेरा AC करंट का फेजर है, उसकी फेज है ओमेगा t प्लस फाइव। नाउ AC सर्किट में अब हमें रिजल्टेंट वोल्टेज का फेजर फाइंड करना है मेरा। नाउ वोल्टेज फॉर रेजिस्टर, फॉर इंडक्टर, फॉर कैपेसिटर, उनके हमें तीनों के अलग अलग फेजर बनाने होंगे, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट सारे कंपोनेंट में से सेम होते हैं पर पोटेंशियल डिफरेंस सारे कंपोनेंट के लिए सेम नहीं होते। तो इसीलिए करंट के लिए हमने अलग फेजर नहीं बनाया। वोल्टेज रेजिस्टर का करंट, इंडक्टर का करंट, कैपेसिटर का करंट, ठीक है, पर वोल्टेज के फेजर सबके इंडिविजुअल बनाने हैं, है ना। अब हमें ये पता है कि मैं रेजिस्टर के लिए बात करूं, वोल्टेज बराबर ऑफ रेजिस्टर, तो वो करंट के साथ सेम फेज में होता है बराबर। फिर इंडक्टर, तो इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, यानी
वोल्टेज लीड करेगा और वो फेज डिफरेंस होता है π/2। तो इन केस ऑफ इंडक्टर फेज ऑफ द वोल्टेज बराबर इज, यानी फेज डिफरेंस π/2 है और वोल्टेज लीड कर रहा है, तो वो आपको एंटी क्लॉकवाइज बताना है इस तरह से। ये इंडक्टर का वोल्टेज है, वोल्टेज फेज है, ठीक है। और कैपेसिटर में करंट लीड करता है, यानी वोल्टेज लैग करेगा सेम फेज डिफरेंस π/2 पर, क्योंकि अब लैग कर रहा है तो वो करंट के फेजर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जो कोई भी फेजर जो है उसकी लेंथ उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू ये है VRM, ये है VLM, ये है VCM। अब यहाँ पर हमने XC ग्रेटर देन XL लिया है, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा है, बराबर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा है, ठीक है। तो हमने ये केस लिया XC ग्रेटर देन XL। तो अब हम क्या करेंगे, हमें रिजल्टेंट वोल्टेज फेजर फाइंड करना है। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बराबर। और फिर हम पैरेललोग्राम मेथड फाइंड यूज करके रिजल्टेंट वोल्टेज फेजर फाइंड करेंगे। तो ये अब आपको इस तरह से मिलेगा। तो ये सपोज करंट का फेजर है मेरा, ये आपका VR। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होकर ये हमें मिला है VCM माइनस VLM, VC प्लस VL। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम बना मेरा, तो ये हुआ आपका रिजल्टेंट वोल्टेज का फेजर, ठीक है। इसकी लेंथ है VRM, इसकी लेंथ VM और ये है VCM माइनस VLM। अब ये वोल्टेज का फेजर, ये करंट के फेजर, दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वो वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस है, क्लियर। तो इससे अब अगर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना, इसके लिए मैं पाइथागोरस यूज करूँ, इसकी लेंथ VM है, इसकी लेंथ VRM है, इसकी लेंथ VCM माइनस VLM है। तो VM स्क्वायर रूट में VRM स्क्वायर प्लस VCM माइनस VLM होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ ओम्स लॉ अप्लाई करूँ तो ये होगा IM इंटू R, बराबर। इसी तरह से ये क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप, बराबर। ये मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप फॉर कैपेसिटर है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको पता है XC होता है, तो IM XC माइनस IM XL का होल स्क्वायर। अब यहाँ से IM स्क्वायर बाहर निकलेगा, बराबर। तो स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, IM अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर।
तो Vm बाय Im स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ये आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LCR सीरीज AC सर्किट। ठीक है, इसे आप इट इज कॉल्ड इम्पेडेंस। Z जो है वो इम्पेडेंस है। तो इम्पेडेंस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, बराबर। तो इससे आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट क्या मिलेगा? Vm बाय Z, यानी Vm अपन स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमें Im और फाई फाइंड करना है, बराबर। तो Im तो हमें मिल गया, अब फाई भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रॉम फिगर tan phi, tan इज opposite side अपन adjacent side, तो opposite side है VCM माइनस VLM, adjacent side है VR। thus tan phi is Im XC minus Im XL अपन IMR, Im कैंसल। ठीक है, तो वी गेट tan phi XC माइनस XL बाय R। ठीक है, तो इससे आप so your phi is tan inverse XC minus XL by R। ठीक है, ये जो मुझे इम्पेडेंस मिल रहा है Z, तो ये भी पाइथागोरस से रिप्रेजेंट करता है, यानी इसे आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये Z है, ये R है, XC माइनस XL। तो XC माइनस XL ऑपोजिट साइड होगी, R एडजेसेंट साइड, तो ये एंगल फाई है। यानी अगर आपके पास इम्पेडेंस की इंफॉर्मेशन है, बराबर, तो आप XC XL और R से भी फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। तो अब आपके पास, बराबर, ये जो आपने एज्यूम किया था इसमें आपको Im और फाई नहीं पता था, दोनों आपने फाइंड कर लिया। सो thus current in LCR series AC circuit is I is equal to Im sin omega t plus phi, where Im कितना है ये आपने फाइंड किया, Vm अपन स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी, एक्सी क्या होता है, इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर एंड फाई tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। तो इस तरह से आपने, अब आपको पता चल गया कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, बराबर। ये आपका LCR सीरीज सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। पॉज करके ध्यान से पढ़ लो, एक एक स्टेप बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। नाउ लेट्स डिस्कस फेजर डायग्राम एंड V वर्सेस T, I वर्सेस T प्लॉट। तो वोल्टेज तो हमें पता है, V इज Vm sin ओमेगा t, तो वो साइन कर्व है। पर
करंट आपका इस केस में क्या है, हमने एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल जो अभी केस डिस्कस किया वो, तो डेफिनेटली कैपेसिटिव जो कैपेसिटर है उसकी इफेक्ट ज़्यादा है। तो जब कैपेसिटर इफेक्टिव होता है बराबर, तो उस केस में क्या होगा, करंट लीड करेगा। और जब इंडक्टर यानी इंडक्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैपेसिटर के इफेक्टिव रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, तो इंडक्टर की जो इफेक्ट है वो यानी करंट लैग करेगा। तो इस केस में करंट लीड करेगा, इस केस में करंट लैग करेगा। यहाँ पर आपका करंट है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो करंट फेज में आगे चल रहा है फाइव जितना, तो इसलिए क्या होगा, वोल्टेज जीरो हो उससे पहले करंट जीरो हो गया सपोज बराबर, तो करंट जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। वोल्टेज मैक्सिमम हो उससे पहले करंट मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो हो उससे पहले करंट जीरो, वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम हो उससे पहले करंट नेगेटिव मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो हो उसके पहले करंट जीरो, इस तरह से। ठीक है, तो ये फेज के फॉर्म में ये डिफरेंस है फाइव बराबर, तो टाइम के फॉर्म में होगा ये फाइव बाई ओमेगा बराबर। इसके करस्पॉन्डिंग अब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, तो ये वोल्टेज का फेजर और ये करंट का फेजर, ये एंगल ओमेगा टी और ये फाई। तो आप देख रहे हो करंट का फेजर वोल्टेज के फेजर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विच रिप्रेजेंट्स करंट लीड्स बराबर। अब मैंने ये केस भी लिया है एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, उस केस में आपका वोल्टेज तो यही रहने वाला है वी एम साइन ओमेगा टी, पर आपका जो करंट है वो हो जाएगा -5, क्योंकि इस केस में करंट लैग करेगा। ठीक है, तो वोल्टेज का हो तो एज इट इज, ठीक है, पर जो करंट है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो यानी करंट को वोल्टेज जीरो हो उसके बाद करंट जीरो होगा, इस तरह से वोल्टेज के मैक्सिमम होने के कुछ देर बाद करंट मैक्सिमम होगा, वोल्टेज के जीरो होने के कुछ देर बाद करंट जीरो होगा, वोल्टेज के नेगेटिव मैक्सिमम होने के बाद करंट, इस तरह से। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो जो ब्रोकन लाइन वाला कर्व है वो आगे है और कंटिन्यूस लाइन वाला कर्व पीछे है, क्योंकि वोल्टेज पीछे करंट आगे। यहाँ पर कंटिन्यूस लाइन वाला कर्व आगे है बराबर, और ब्रोकन लाइन वाला कर्व पीछे, क्योंकि इसमें करंट लैग कर रहा है। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बराबर फेज के फॉर्म में फाई है, टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो फाई बाई ओमेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम अगर हम बनाएं तो सपोज ये वोल्टेज का फेजर हो तो करंट का फेजर उससे फाई जितना एंगल पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वोल्टेज का फेजर ये ओमेगा टी है और ये फाई है, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी -5। ध्यान से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो। नाउ सीरीज रेजोनेंस, ओके, तो amplitude of the current in LCR
सीरीज एसी सर्किट, बोलो क्या होता है? तो इट इज आई एम एंड वी एम बाय जेड, यानी वी एम अपन स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल, ठीक है। सो आई एम इज वी एम स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल आपको पता है ओमेगा एल है और ये 1/ओमेगा सी है। अब मुझे आई आर एम एस वैल्यू चाहिए, तो आई आर एम एस वैल्यू आपको पता है आई एम बाई √2 बराबर, तो 1/√2। आई एम क्या है? वी एम अपन स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर, तो इट इज वी एम बाई √2 स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या मिला? आई आर एम एस इज वी आर एम एस अपन स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर। तो ये जो मुझे फार्मूला मिली, अब मैं आई आर एम एस ओमेगा के साथ कैसे चेंज होता है, बराबर। तो ये मैं ग्राफ से शो करूं, आई आर एम एस वर्सेस ओमेगा, you will find it is like this। तो इनिशियली लिसन, ओमेगा जैसे इंक्रीज होता है यू कैन सी आई आर एम एस वैल्यू करंट की इंक्रीज होती है। ओमेगा की एक सर्टेन वैल्यू पर इट बिकम्स मैक्सिमम और उसके बाद ओमेगा इंक्रीज करने से फिर ये डिक्रीज होता है। तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली आई आर एम एस मैक्सिमम। तो करस्पॉन्डिंग जो ओमेगा की वैल्यू है वो ओमेगा नॉट है, बराबर। तो क्यों ओमेगा नॉट पर आई आर एम एस मैक्सिमम होता है? क्योंकि ये जो पार्ट है इनिशियली जब आप ओमेगा इंक्रीज कर रहे हो तो ये डिफरेंस डिक्रीज होता है, फिर ये जीरो हो जाता है, उस वक्त आपका डिनोमिनेटर मिनिमम है, इसलिए आई आर एम एस वैल्यू मैक्सिमम है। अब जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीज होगा, बराबर, तो फिर पहले ये डिफरेंस कम होता गया, जीरो हो गया, फिर इंक्रीज होता जाएगा और इसीलिए आपकी आई आर एम एस वैल्यू कम होगी। ओके, सो फॉर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, बराबर, ये जो आपका ओमेगा नॉट एल माइनस 1/ओमेगा नॉट सी वाला पार्ट है वो जीरो हो जाता है। सो ओमेगा नॉट एल इज 1/ओमेगा नॉट सी, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर 1/LC ओमेगा नॉट 1/√LC। तो ओमेगा की ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है 1/√LC, बराबर, उस वैल्यू पर आपकी आई आर एम एस वैल्यू करंट की मैक्सिमम हो जाती है, बराबर। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो आई आर एम एस मैक्स इज वी आर एम एस बाय आर। तो आप देख सकते हो कि ये रेजिस्ट जो मैक्सिमम वैल्यू है आई आर एम एस की, इट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। मैक्सिमम वैल्यू रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, जितना रेजिस्टेंस कम होगा आपको शार्पनेस उतनी ज़्यादा मिलेगी। सपोज ये जो प्लॉट मैंने ड्रॉ किया, ये R1 के लिए ड्रॉ किया है, ये कोई केस है R2 के लिए, तो डेफिनेटली आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पर R1 इज लेस देन R2। जितना शार्पनेस ज़्यादा है यानी रेजिस्टेंस कम,
तो इससे आपने एक चीज नोटिस की कि एट सर्टेन वैल्यू ऑफ द AC वोल्टेज RMS value of the current becomes maximum for LCR series circuit. Okay, this phenomenon is called series resonance. तो हम definition याद कर लेते हैं. For certain value of frequency of AC voltage, RMS value of the current becomes maximum in LCR series AC circuit. Okay, this phenomenon is called series resonance. तो ये है सीरीज रेजोनेंस की डेफिनेशन. क्लियर? तो यहाँ पर क्लियर है IRMS max is proportional to 1 by R. रीड कर लो ध्यान से. Now sharpness of the series resonance और Q फैक्टर को हमें डिफाइन करना है. ठीक है, अब हमें ये पता है IRMS वर्सेस ओमेगा का जो प्लॉट है. ठीक है, आपको पता है फॉर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, आपका जो XL माइनस XC है वो 0 हो जाता है एंड योर इम्पेडेंस Z इज R. ठीक है, नाउ लिसन फॉर IRMS max average power in circuit is maximum. ठीक है, so for IRMS max by root 2 power is half of the maximum power because P is proportional to I square. तो क्लियर है, जब आपका करंट मैक्सिमम होगा तो एवरेज पावर सर्किट में मैक्सिमम होगा. अब जब आपका करंट जो है मेरा आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट IRMS मैक्स बाय रूट 2 होगी तो P इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के हिसाब से मेरा स्क्वायर करोगे तो ये 2 हो जाएगा. सो पावर जो होगा वो मैक्सिमम पावर का हाफ होगा. मेरा फॉर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 and omega is equal to omega 2. Clear? Power is half of the maximum power. So you can see from the figure, जब करंट IRMS वैल्यू ऑफ द करंट मैक्सिमम करंट बाय रूट 2 होगी तो पावर हाफ होगा और उसके करस्पॉन्डिंग आपको दो अलग अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल रही है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2. तो ये जो डिफरेंस है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, अब सपोज ओमेगा नॉट से ओमेगा 1 या ओमेगा 2 का डिफरेंस डेल्टा ओमेगा है तो ये क्या होगा डेल्टा ओमेगा. इट इज कॉल्ड हाफ पावर
बैंड विड्थ, हाफ पावर बैंड विड्थ, विड्थ है ये जो बैंड है, ये जो स्ट्रिप है, ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 उसकी विड्थ है, और यहाँ पर पावर जो है, ये पर्टिकुलर वैल्यू पर पावर मैक्सिमम पावर का हाफ है। सो दिस डिफरेंस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज कॉल्ड हाफ पावर बैंड विड्थ। अब जितना शार्पनेस ज्यादा होगा, हाफ पावर बैंड विड्थ उतनी कम होगी। ओके, तो शार्पनेस of the resonance is inversely proportional to omega 1 minus omega 2. Okay, Q factor यानी quality factor is defined to represent the sharpness of the resonance। बराबर, तो इससे क्लियर है कि आपका जो Q फैक्टर है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। मुझे Q फैक्टर डायमेंशनलेस बनाना है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओमेगा नॉट है, तो ये आपको Q फैक्टर की फॉर्मूला मिली, ओमेगा नॉट। अब आपको पता है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ये 2 डेल्टा ओमेगा है, तो ये भी Q फैक्टर है। ठीक है, अब Q फैक्टर को मुझे LCR के फॉर्म में फाइंड करना है, बराबर। तो क्लियर है कि फॉर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1, जो आपकी IRMS वैल्यू है वो IRMS मैक्स बाय रूट 2 है। अब आपकी IRMS वैल्यू क्या होगी, VRMS अपन स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1L माइनस ओमेगा 1C का होल स्क्वायर, ये 1 बाय रूट 2। और IRMS मैक्सिमम कितना होता है ये हमें पता है, VRMS बाय आर। तो ये VRMS कैंसल, तो अब आप डिनोमिनेटर को इक्वेट कर सकते हो, तो रूट 2R स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1L माइनस 1 अपन ओमेगा 1C का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 2R स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1L माइनस 1 अपन ओमेगा 1C का होल स्क्वायर। अब 2R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर, अब मैं ओमेगा 1 की बराबर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो स्क्वायर में निकाल देता हूँ दोनों साइड से। ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा एल माइनस 1 अपन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा सी। ठीक है, अब ओमेगा नॉट कॉमन लो, तो आर ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस, इसी तरह से 1 अपन ओमेगा नॉट कॉमन लिया, सी 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। अब आपको याद होगा कि ओमेगा नॉट के लिए ओमेगा नॉट एल एंड 1 अपन ओमेगा नॉट सी सेम होता है, बराबर। तो इसे ध्यान से देखो, ये स्टेप आर ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस 1 अपन ओमेगा नॉट सी की वैल्यू मैंने ली ओमेगा नॉट एल, इसे मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाता हूँ, डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट रेज टू पावर -1।
ओमेगा नॉट एल कॉमन 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट माइनस, इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, मैंने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई की, 1 प्लस एक्स रेज टू एन इज 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस ये आपका x और आपकी पावर है -1, तो 1 प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, तो 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, सो देयरफॉर आर ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा नॉट एल और ये हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट कैंसिल, तो 2 डेल्टा ओमेगा इज आर बाई एल, तो 2 डेल्टा ओमेगा यानी आपको जो हाफ पावर बैंड है वो मिली आर बाय, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दे सकते हो, तो Q इज ओमेगा नॉट अपन आर बाय एल। ये जितने भी मैंने ब्रैकेट बनाए वो सारी फॉर्मूले आपको याद रखनी है, सो Q L बाय आर और ओमेगा नॉट क्या होता है 1 अपन अंडर रूट एल सी, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 1 अपन आर, तो इससे क्लियर है कि Q डिपेंड्स ऑन R, L and C, बराबर, तो Q factor depends on all three components, resistor, inductor and capacitor। ठीक है, तो लिसन, इससे क्लियर, जो ओमेगा नॉट के लिए जो आपको IRMS मिल रहा है वो IRMS मैक्स है, उसके करस्पॉन्डिंग पावर मैक्सिमम होगा, क्योंकि P इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, तो करंट मैक्सिमम तो पावर मैक्सिमम। जब आपके करंट की वैल्यू मैक्सिमम करंट बाय √2 होगी तो पावर आपको क्या मिलेगा, हाफ, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिल रही है। ओके, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, अब मैंने ओमेगा नॉट और ओमेगा 1 या ओमेगा नॉट और ओमेगा 2 के बीच का डिफरेंस डेल्टा ओमेगा लिया, तो ये हो गया 2 डेल्टा ओमेगा, इट इज कॉल्ड हाफ पावर बैंडविड्थ। अब जितनी शार्पनेस ज़्यादा होगी आपकी हाफ पावर बैंडविड्थ उतनी कम होगी। ओके, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हाफ पावर बैंडविड्थ, और हमने शार्पनेस को हम क्यू फैक्टर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो क्यू फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। क्यू फैक्टर को डायमेंशनलेस बनाने के लिए मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओमेगा नॉट लिया, तो ये आपका क्यू फैक्टर हो गया। जितना क्यू फैक्टर ज़्यादा होगा शार्पनेस आपको उतनी ज़्यादा मिलेगी, बराबर। ये 2 डेल्टा ओमेगा है। अब मुझे ये 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 के लिए आपको पता है IRMS इज IRMS मैक्स बाय √2, IRMS की वैल्यू पुट की VRMS बाय Z, 1 अपन √2 IRMS मैक्स VRS बाय R, VRMS कैंसिल, डिनोमिनेटर को मैंने इक्वेट किया, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 2r² माइनस r², फिर ये बराबर r² इज इक्वल टू दिस, दोनों साइड से स्क्वायर निकाल दिया, ओमेगा 1 की वैल्यू पुट की है, फिर इसमें से ओमेगा नॉट कॉमन निकाला, बराबर, तो इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, बराबर, इसे आप इस तरह से भी सोच सकते हो, ये ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा जो था, तो ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा नॉट से डिवाइड किया, तो जो ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई किया ये कॉमन निकल गया, डिनोमिनेटर वाला रह गया, इस तरह से ये स्टेप मिला, बराबर। फिर 1 अपन ओमेगा नॉट सी इज ओमेगा नॉट है, इसे न्यूमरेटर में ले गया तो पावर -1, ओमेगा नॉट एल कॉमन निकाला, और ये जो है 1 प्लस NX वाली फॉर्मूला यूज की, इससे मुझे ये मिला, तो डेल्टा ओमेगा इज R बाय एल, इसमें वैल्यू पुट कर दी, बराबर। फिर मैंने ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट की 1/√LC, क्यू फैक्टर मिला। एकदम ध्यान से देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।